हेलो डियर फ्रेंड्स, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 9 जून के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला आर्टिकल है ब्रिंग जीनोमिक सीक्वेंसिंग इनटू द पैंडेमिक फाइट, ये द हिंदू से लिया गया है, और द डिसइंफॉर्मेशन डिटॉक्स, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो पहले हम डिसइंफॉर्मेशन डिटॉक्स आर्टिकल को पढ़ लेते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस का है। ये आर्टिकल मिस्टर उपेंद्र बख्शी ने लिखा है और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन की है। दो अगर आप इस आर्टिकल को डायरेक्टली न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे तो आपको ये काफ़ी बिखरा बिखरा आर्टिकल लगेगा। इसमें इन्फॉर्मेशन के पीसेस इधर उधर बिखरे हुए हैं, सही से अरेंज नहीं है। और ये जो साइड में आप नोट्स देख रहे हैं, इसमें मैंने इस आर्टिकल के अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करके लगाया है। इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। स्टार्ट करते हैं। ऑथर मेंशन करते हैं दो ह्यूमन राइट्स इवेंट्स के बारे में जो रिसेंटली हुए हैं। पहला, एससी ने वार्न किया गवर्नमेंट को अगेंस्ट एनी क्लैम्प डाउन ऑन फ्री स्पीच, कि आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए जिससे आप फ्री स्पीच का जो राइट है उसको हैम्पर करें। सेकेंडली, यूएनएचआरसी में एक रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, डिसइंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हम आगे देखेंगे। अगर कोविड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो एससी ने जब ये गवर्नमेंट को वार्निंग दी कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे फ्री स्पीच पर क्लैम्प डाउन हो, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि पब्लिक पावर का अब्यूज करने की वजह से किसी की भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस या फिर फ्रीडम ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो अनरीजनेबली और आर्बिट्ररीली कर्ब नहीं होनी चाहिए। इवन यूएनएचआरसी रिपोर्ट भी इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के बारे में बात करती है जो कि डिसइंफॉर्मेशन की वजह से होता है। उसमें सोसाइटी पॉलिटिकली पोलराइज हो जाती है, लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स को एक्सरसाइज करने की जो आज़ादी है पूरी तरह से नहीं मिल पाती, और उनका फिर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट खत्म हो जाता है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन जब फ्रीली कोई एक्सरसाइज करता है तो उससे गवर्नेंस और डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। जब सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट या फिर कोई और अपने ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट सामने रख पाएगा और फॉल्सहुड्स को चैलेंज कर पाएगा, तो उससे गवर्नमेंट को भी एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट मिलेगा और सिटीजन्स को भी मिलेगा, एंड दे विल बिकम मोर अवेयर। रिसेंटली यूएनएचआरसी ने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को कॉन्डेम किया था कि वो बहुत ही डिस्प्रपोर्शनेट और ब्लैंकेट इंटरनेट शटडाउन्स लगा रहे हैं, वो उनको नहीं लगाने चाहिए, उसके बारे में भी रिपोर्ट बात करती है। वो कहती है कि इंटरनेट शटडाउन से डिसइंफॉर्मेशन कर्व नहीं होती है, उससे आप डिसइंफॉर्मेशन को रोक नहीं सकते हैं, बल्कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से फैक्ट फाइंडिंग हैम्पर होती है, सच्चाई छुप जाती है। डिसइंफॉर्मेशन छुपाने के चक्कर में जो इंटरनेट शटडाउन आप करते हैं उससे वो तो नहीं छुपती है बल्कि सच्चाई छुप जाती है और उससे ज्यादा रूमर्स फैलते हैं। बस इतना ही फर्क होता है कि वो इंटरनेट के थ्रू नहीं फैलते। ये रिपोर्ट ये भी कहती है दैट सच इंटरनेट शटडाउन्स आर ओनली डिस्क्रिमिनेशन व्हेन यूज्ड फॉर साइलेंसिंग माइनॉरिटी वॉइसेस। सच इंटरनेट शटडाउन्स मतलब इस तरह के इंटरनेट शटडाउन्स जब माइनॉरिटी वॉइस को साइलेंस करने के लिए किए जाते हैं तो उससे डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा होता है और उससे हर तरह के सिटीजन को वाइटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती और वो उससे डिप्राइव हो जाते हैं। इंटरनेट शटडाउन की वजह से जो लेगेसी मीडिया है यानी कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको भी अपने प्रेशियस रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ता है टुवर्ड्स फैक्ट फाइंडिंग, कि क्या सच है क्या झूठ है लोगों के सामने लेकर आया जा सके, क्योंकि रूमर्स फैल रहे हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट शटडाउन और आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस आर्टिकल के अंदर है वो ये है कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के बीच का फर्क बताया गया है, और डिफरेंस ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में दोनों में इंटेंट का फर्क होता है। डिसइंफॉर्मेशन एक ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटेंशनली फैलाई जाती है ताकि सोसाइटी को सोशल हार्म हो सके, सीरियस सोशल हार्म। और मिस इन्फॉर्मेशन भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो गलती से कोई फैला देता है क्योंकि उसे पता नहीं है कि सच्चाई क्या है और वो उसी को सच समझ के फैला देता है, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें कोई इंटेंशन नहीं होती है कोई सोशल हार्म कॉज करने की। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है, एक्नॉलेज करती है कि एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं प्रोपेगेंडा के तौर पर ताकि लोग रेडिकलाइज हो सके और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स रिक्रूट कर सके। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट्स जो है वो स्लेज हैमर रिस्पॉन्सेज लेकर आए। स्लेज हैमर रिस्पॉन्सेज ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो
डिसप्रपोर्शनल होते हैं टू द क्राइम, जो शायद क्राइम को तो एड्रेस करते हैं, या ये कह लो कि डिसइंफॉर्मेशन को शायद एक हद तक एड्रेस करते हैं, बट उसके ह्यूमन राइट्स कंसर्न बहुत ज्यादा। ऐसे स्लेज हैमर रिस्पॉन्सेस स्टेट्स को नहीं लेकर आने चाहिए, इंस्टेड उनको कोई और तरीका निकालना चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स कम हो सके और हम डिसइंफॉर्मेशन को भी कर्ब कर सके, जो कि एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स के द्वारा फैलाई जा रही है। कोर्ट बात करती है कि डिसइंफॉर्मेशन के ग्रो होने के रीजंस क्या हैं। पहला रीजन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंपटीशन फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हमारी सोसाइटीज डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो रही है और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं, उसकी वजह से वो अपने रूल्स को काफी लैक्स कर देते हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ जुड़ सके। सेकेंड इज स्टेट प्रेशर। कई बार गवर्नमेंट्स भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाती हैं, जो कि ज्यादातर अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है। थर्डली एब्सेंस ऑफ रोबस्ट पब्लिक इंफॉर्मेशन रिजाइम। अगर लोगों को प्रॉपरली सही इंफॉर्मेशन मिलने का कोई रास्ता नहीं होगा तो उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैले। लैक ऑफ डिजिटल एंड मीडिया लिटरेसी अमंग द जनरल पब्लिक। इसका मतलब है कि जब जनरल पब्लिक इतनी लिटरेट नहीं हो डिजिटल थिंग्स और मीडिया को लेकर कि वो ये फर्क कर पाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है, कौन सी सही है। जैसा कि हम अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं, लोग फॉरवर्ड कर देते हैं कोई भी मैसेज जो उनको आता है विदाउट एक्चुअली पेइंग हीड कि वो सही है या गलत है, उसमें कितनी सच्चाई है। तो यही होता है जब लोगों में डिजिटल और मीडिया लिटरेसी नहीं होती है एंड डिसइंफॉर्मेशन फैलती है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो डिसइंफॉर्मेशन को फैलने का बताया गया है वो ये है कि लोगों में जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और ग्रीवांस होंगे तो इट वुड बी इजियर उनको किसी अफवाह में फंसाना। मतलब कि अगर लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही है, तो कुछ ग्रुप्स होंगे जो इसका फायदा उठाएंगे अपने एजेंडा के लिए और डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे, लोगों के दिमाग में भ्रांतियां पैदा करेंगे। अब ऐसे कौन से फ्रस्ट्रेशंस, ग्रीवांसेस होते हैं? मान लो कोई पर्टिकुलर तबका है सोसाइटी का जो बहुत दशकों से इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है, उसको ज्यादा इकोनॉमिक फायदे नहीं मिल रहे हैं। मार्केट फेलियर्स जब होते हैं सोसाइटी में बैक टू बैक, तो उससे भी लोगों का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है और वो डिसइंफॉर्मेशन के शिकार होने लगते हैं। पॉलिटिकल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, जब लोगों को प्रॉपर पॉलिटिकल अधिकार ना मिले, पॉलिटिकली उनको ज्यादा ऊपर उठने के चांसेस ना मिले। उसके अलावा जब सोशल इनइक्वालिटीज ज्यादा होती है, फॉर एग्जांपल कास्ट इनइक्वालिटीज, अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है तो उससे वो डिसइंफॉर्मेशन का शिकार बहुत जल्दी होते हैं। उसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि डिसइंफॉर्मेशन इज नॉट द कॉज बट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सोसाइटल क्राइसिस एंड द ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब है कि डिसइंफॉर्मेशन कोई कारण नहीं है, डिसइंफॉर्मेशन खुद एक रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? कि सोसाइटी में कितनी क्राइसिस है, लोगों का कितना ट्रस्ट कम हो चुका है इंस्टीट्यूशंस को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर। जब लोग इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर वो रूमर्स पे विश्वास करने लगते हैं, और सोसाइटी अगर ऑलरेडी क्राइसिस में होगी तो भी डिसइंफॉर्मेशन बहुत आसानी से फैल जाती है। तो अल्टीमेटली डिसइंफॉर्मेशन कोई कारण नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंस है सोसाइटल क्राइसिस का और ब्रेकडाउन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट का। 2020 में ऑक्सफोर्ड ने एक स्टडी की थी इंडस्ट्रियलाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन पे, और उससे उन्होंने ये बात पता की कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर एज मेनी एज 81 गवर्नमेंट्स जो सोशल मीडिया का यूज करते हैं ताकि प्रोपेगेंडा फैलाया जा सके, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा सके पॉलिटिक्स को लेकर। दिस इज द गवर्नमेंट्स दैट आर यूजिंग। प्रॉपर गवर्नमेंट एज एन इंस्टीट्यूशन इज यूजिंग डिसइंफॉर्मेशन टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा। कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, ईरान का नाम उस स्टडी में लिया गया था, और उन्होंने बताया कि इन्होंने कोविड सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया, बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई और लोगों के अंदर एंटी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, एंटी डेमोक्रेटिक नैरेटिव्स को हवा दी ताकि वो ज्यादा डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड ना करें। और मेन चीज इसमें ये थी कि हेल्थ ऑफिशियल्स को ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। दिस इज हाउ दे स्प्रेड सो मच डिसइंफॉर्मेशन व्हिच वाज एंटी डेमोक्रेटिक। उसके बाद ये आर्टिकल ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन की बात करता है कि जो डिसइंफॉर्मेशन ऑनलाइन फैलाई जा रही है उसके रिजल्ट्स ऑफलाइन देखने को मिलते हैं। हमने अपनी कंट्री में भी देखा, बहुत सारे ऑनलाइन रूमर मॉन्गरिंग की वजह से मॉब लिंचिंग्स हो जाती हैं। तो वैसा ही ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में होता है जहाँ पे भी डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी कि लोग वायलेंट हो जाते हैं,
किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर, किसी पर्टिकुलर जेंडर को लेकर या माइग्रेंट पॉपुलेशन को लेकर, और फिर उनके खिलाफ वायलेंस भी करने लगते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट यूजुअली रिएक्टिव कंटेंट मॉडरेशन करती है। इसका मतलब है कि जब उनको दिखता है कि ऐसी डिसइंफॉर्मेशन फैल रही है और उससे हमें वायलेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कंटेंट है जो फैल रहा है उसको मॉडरेट करने की कोशिश करती है, उस कंटेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने की कोशिश करती है। तो रिपोर्ट कहती है कि हाँ वो ठीक है, लेकिन ये इनएडिक्वेट है। सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपरली रिव्यू करना पड़ेगा कि जिस प्लेटफॉर्म से आप वो कंटेंट हटवा रहे हो उस पर प्लेटफॉर्म का बिजनेस मॉडल क्या है। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस प्लेटफॉर्म की जो पॉलिसीज है कंटेंट को हटाने की या कंटेंट को रखने की, वो पॉलिसीज ह्यूमन राइट्स के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसके अलावा वो कंसिस्टेंसी वो सब ज्यूरिसडिक्शंस में अप्लाई करते हैं कि नहीं सेम एक्सटेंट को लेकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्लेटफॉर्म खुद इनकंसिस्टेंटली अपनी पॉलिसीज को अप्लाई करके कोई एजेंडा चला रहे हैं। तो दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट हैज टू सी। गवर्नमेंट को इसके अंदर पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, उनके बिजनेस मॉडल को स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि द हिंदू का है। इसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बात की गई है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है अगर हमें पैंडेमिक को कंट्रोल करना है। तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जो हमारा वायरस है वो किस तरह से म्यूटेट हो रहा है, हम उसके जीनोम को सीक्वेंस करते रहते हैं तो हमें पता चलता है। उससे हम इमर्जिंग वेरिएंट्स को ट्रैक करके रख सकते हैं, हमें पता चलता रहेगा कब नया वेरिएंट आ रहा है, और उसके ऊपर फर्दर स्टडीज करने से हमें उसकी ट्रांसमिटेबिलिटी, उसका इम्यून एस्केप, कि वो कितनी सीवियर डिसीज कर सकता है, ये सब हमें पता चल सकता है और हम उसके बेसिस पर आगे के स्टेप्स ले सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि यूएस और यूके में जो सक्सेस देखी गई है वायरस को कंटेन करने में, वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वैक्सीन कवरेज कर दिया है, बल्कि उसके अलावा एक और चीज है और वो ये है कि उन्होंने जीनोमिक सीक्वेंसिंग का बहुत ज्यादा यूज किया है ताकि वो इमर्जिंग वेरिएंट्स को ट्रैक कर सके और फिर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके टाइमली एक्शन ले सके। ऑथर का कहना है कि इंडिया दोनों ही चीजों में अभी काफी पीछे है, वैक्सीन कवरेज में भी और जीनोमिक सीक्वेंसिंग का यूज करने में भी। ऐसा नहीं है कि हम लोग जीनोमिक सीक्वेंसिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं। हमने जो प्लान बनाया था जीनोमिक सीक्वेंसिंग को लेके, उसके अकॉर्डिंग हमें 5% कंफर्म्ड केसेस के जीनोम को सीक्वेंस करके स्टडी करना है। जितने भी कंफर्म्ड केसेस आते हैं उसके कम से कम 5% केसेस को हम केसेस में हम सारे जीनोम्स को सीक्वेंस करेंगे और देखेंगे कि क्या वेरिएंट निकल कर आ रहा है। उसके लिए हमने इंसाकॉक भी सेटअप किया, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत ही लो लेवल पे है। अभी हम सिर्फ कुछ 1000 केसेस में ही जीनोम सीक्वेंसिंग कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है वो हम देखेंगे। उसके अलावा इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही है वो भी हम देखेंगे। देन ऑथर कहता है कि ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि जो डेल्टा वेरिएंट जो इंडिया में सबसे पहले पाया गया था, डेल्टा वेरिएंट के बारे में हम कम जानते हैं एज कम्पेयर टू अल्फा वेरिएंट जो कि यूके में पाया गया था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका रीजन ये है कि यूके ने प्रॉपरली जीनोम सीक्वेंसिंग करके जल्दी से जल्दी उस वेरिएंट के बारे में पता लगाया और फिर फर्दर स्टडीज करके उसके बारे में और जानकारी इकट्ठी की और लोगों को बताई, दुनिया को बताई। जबकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज्यादा रिसर्च ही नहीं की है अभी तक। उसके बाद वो कहते हैं कि आप रिसर्च कर लेते हो, उसके बाद आपका डेटा भी आ जाता है, फिर आपका उस डेटा को शेयर करने का जो स्पीड है, जो पेस है, वो भी बहुत स्लो है। इंडियन गवर्नमेंट को 2 हफ्ते लग गए नए वेरिएंट्स की इंफॉर्मेशन को अनाउंस करने में। मतलब जब हमें पता चला कि न्यू वेरिएंट है, हमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली, उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक लाने में हमने प्रॉपर 2 वीक्स लगा दिए। और 2 वीक्स कोई छोटा टाइम नहीं है, बहुत बड़ा टाइम है और इसके अंदर बहुत सारे लॉसेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन लाइफ्स। उसके बाद ऑथर बताते हैं रिसेंट स्टडी हुई है CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने जो की है, वो SARS-CoV-2 का जो वायरस है उसको दिल्ली में उन्होंने स्टडी किया है और अपना रिपोर्ट निकाल के दिया है। मतलब उन्होंने जितनी भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की थी वो दिल्ली के सैंपल्स में की है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने 3600 जीनोमिक सीक्वेंसिंग सैंपल्स को स्टडी किया, एनालाइज किया नवंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक। और उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट बिकेम द मोस्ट सर्कुलेटिंग वेरिएंट इन द दिल्ली एंड वाज फाउंड इन नियरली 60% ऑफ द सैंपल्स एनालाइज्ड। वो कहते हैं कि जितने भी सैंपल्स उन्होंने एनालाइज किए उसके ऑलमोस्ट 60% सैंपल्स में डेल्टा वेरिएंट पाया गया।
और उनका कहना है कि दिल्ली में मोस्ट सर्कुलेटिंग वेरिएंट जो था वो डेल्टा वेरिएंट था। उसके अलावा रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बताया कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है देन दी अल्फा वेरिएंट। और हमें ये भी पता है कि अल्फा वेरिएंट ऑलरेडी 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल था देन दी ओरिजिनल वायरस। तो अल्फा वेरिएंट ऑलरेडी 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, फिर डेल्टा वेरिएंट आता है और वो उससे भी 50% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है, ये उन्होंने बताई। देन दे से कि रिजल्ट में जो हमने देखे हैं रिजल्ट्स, उसके बेसिस पे हम ये भी कह सकते हैं कि वायरल लोड भी बहुत ज्यादा है सैंपल्स में। वायरल लोड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सैंपल्स में कितना ज्यादा वायरस है, कितना ज्यादा लेवल ऑफ वायरस उसके अंदर भरा हुआ है। डेल्टा वेरिएंट ऑल्सो रिजल्टेड इन हायर प्रोपोर्शन ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। उसके बाद रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हमने देखे हैं वो ज्यादातर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुए हैं और ज्यादा हुए हैं। अब ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या होता है? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो किसी को वैक्सीन लगाने के बाद हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि हमें इस स्टडी में कोई खास डिफरेंस नहीं मिला डिसीज सिवियरिटी को लेकर कि डिसीज कितनी सीवियर है, उसका फेटेलिटी रेट कितना है, मौतें कितनी ज्यादा हो सकती है उस पर्टिकुलर डेल्टा वेरिएंट से। और वो कहते हैं कि इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है, दैट वी विल डू। ऑथर का कहना है कि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो CSIR की लैब ने दी है, ये पहली डिटेल्ड स्टडी थी किसी भी इंडियन स्टेट में, और इससे हमें बहुत कुछ जानने को मिला डेल्टा वेरिएंट के बारे में। और ऑथर का कहना है कि ऐसी स्टडीज हमें रेगुलरली करते रहनी चाहिए, जैसा कि एग्जांपल हमने यूएसए में भी देखा कि वो क्या करते हैं, इस टाइप की स्टडीज को रेगुलरली करते हैं और रेगुलरली उसकी इंफॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचाते हैं, और उसी की वजह से वो वेरिएंट्स के बारे में ज्यादा बेटर तरीके से जान पाते हैं और लोगों को भी समझा पाते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू ऑल्सो डू। फिर ऑथर कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन जो भी आप कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ को लेकर जो भी कदम आप उठा रहे हो, वो इस बात पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं कि आपकी साइंटिफिक नॉलेज कितनी है, आप कितना जानते हैं स्ट्रेन्स को। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो पैंडेमिक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सेज हम दिखा रहे हैं, नई पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, नई गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं, उनको रीथिंक करना पड़ेगा, रीस्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमें इन स्टडीज से मिलती है। साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे साइंटिफिक रिसर्च के रिजल्ट्स को यूज करके। कहते हैं हमारी कंट्री में बहुत सारे अनप्रूवन और इनइफेक्टिव थेरेपीज अभी तक कंटिन्यू कर रही है। बहुत सारी थेरेपीज ऐसी है जिनका कोई प्रूफ नहीं है कि वो काम करती है कोविड को ठीक करने में। बहुत सारी थेरेपीज ऐसी है जो हमें पता है कि वो इनइफेक्टिव है, फिर भी वो अभी तक कंटिन्यू हो रही है। कोविड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में भी वो अभी तक है और डॉक्टर्स उनको फॉलो भी कर रहे हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एविडेंस होते हुए भी हम उसको प्रैक्टिस में लाने में कितने ज्यादा ढीले हैं, कितने ज्यादा स्लो हैं। उसके लिए अब ऑथर ने कुछ वे फॉरवर्ड बताई है, जिसमें पहला है कि हमें को जीनोमिक सीक्वेंसिंग को सारी स्टेट्स में स्केल अप करना पड़ेगा। वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेंड्स बनाइए, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टडी कीजिए जीनोम्स को, उसके ट्रेंड्स बनाइए, फिर उस सारे डेटा को कलेक्ट करके नेशनल लेवल की एनालिसिस कीजिए, और फिर जितना भी फाइंडिंग हमें पता चलती है, जितनी भी बातें हमें पता चलती है, वो सारी पब्लिकली शेयर कीजिए। सेकेंड इज इन्वेस्ट एंड सपोर्ट मोर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वैक्सीन इफेक्टिवनेस। ये कहते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा, वायरस को स्टडी करने के अलावा, हमको अपनी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को भी स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा कि बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो गए डेल्टा वेरिएंट की वजह से। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन वही कि वैक्सीन लग गई है फिर भी इन्फेक्शन हो रहे हैं, और वो देखने को ये भी आया कि वो इन्फेक्शन उनको ज्यादा हो रहे हैं जिनकी सिर्फ सिंगल डोज लगी है, सेकेंड डोज के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इतने ज्यादा नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस डेटा से क्या हम ये मान ले कि हमें दोनों शॉट्स लगाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कि हम सब लोगों को एक एक शॉट देने की बजाय ज्यादा फोकस इस बात पे करें कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों को एक शॉट लग गया है उनको सेकंड भी लग जाए, या फिर हम दोनों शॉट्स के बीच का टाइम गैप रिड्यूस करें। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को अपने आप से पूछने चाहिए और इनका आंसर करके पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस करनी चाहिए। देन वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को एपिडेमियोलॉजिस्ट्स को अपने साथ एंगेज करके प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल सॉल्यूशंस और स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। मतलब यही है कि आप एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखो, उनसे कंसल्ट करो, उनकी बात सुनो, मानो, और फिर कोई ना कोई डिसीजन लो डिपेंडिंग ऑन दी स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशन। तो ओवरऑल जो बात हमें इस आर्टिकल से पता चलती है, या जो ये ऑथर कहना चाहते हैं, वो यही है कि थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर रखिए,
गवर्नमेंट के लिए ये एडवाइस है कि आप थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर रखिए, रिसर्चेस में, स्टडीज में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वहीं से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी कि आपको पब्लिक हेल्थ में क्या इंटरवेंशंस करनी है, आपको क्या आगे के स्टेप्स लेने हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।